मध्य प्रदेश में एक परीक्षा है जिसे एमपीपीएससी कहते हैं। राहुल और गौरव दो दोस्त थे। राहुल ने पहले तैयारी की एमपीपीएससी की और गौरव से कहा कि तुम्हें भी एमपीपीएससी करनी है क्या। तो गौरव ने कहा मैं तो बाद में करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है। तो राहुल को लगा कि मैं इससे आगे निकल जाऊंगा गौरव से, क्योंकि मैं तो पहले से तैयारी कर रहा हूं। लेकिन जरा सोचिए, गौरव के पिताजी ने कहा कि तुम भी एमपीपीएससी की तैयारी करो, और जब गौरव ने कोचिंग ज्वाइन की तो राहुल उसे क्लास में मिल गया, जबकि राहुल 2 साल पहले से तैयारी कर रहा था। गौरव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो 2 साल पहले से अब कैसे। एमपीपीएससी में कुछ ऐसा ही चल रहा है। परीक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही, नोटिफिकेशन बिल्कुल एकदम जैसे आलू की बोरी आती है उस मात्रा में निकाले जा रहे हैं। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, अधिकारियों का ध्यान ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन पर ज्यादा है, न कि परीक्षाओं के रिजल्ट को या नियुक्ति देने पर। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एमपीपीएससी 2019 और अभी वर्ष चल रहा है 2023, पूरी ऊर्जा के साथ सरकार ने मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में जोर शोर से प्रचार किया। प्रवासी भारतीय आए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो सिर्फ एक चीज पर, वो है एमपीपीएससी। आखिर ध्यान क्यों देंगे? क्योंकि उससे कुछ नाम तो होगा नहीं सरकार का, शिवराज सिंह चौहान जी का, मोदी जी का। वो केवल उसी से होगा। किससे? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से। लेकिन जो लोग एमपीपीएससी में आना चाहते हैं, जो चाहते थे कि हमारे रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले हमारी तारीफ करेंगे, हमारी शादी हो जाएगी, वो मौका उन्हें नहीं मिल रहा है। क्योंकि एमपीपीएससी को लगता है ऐसा कि ग्रहण लग गया है, 7.5 लग गई एमपीपीएससी पे, और 2019 से पूरी नहीं हो पा रही। नोटिफिकेशन परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन एक को नियुक्ति नहीं मिली। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एमपीपीएससी के ही एक छात्र हैं जो डटे हुए हैं मैदान में कि हम तो लेके ही जाएंगे। शादी अगर करेंगे तो एमपीपीएससी में चयनित होने के बाद डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे उसके बाद ही। आकाश पाठक नाम है उनका, और कानूनी तौर पर भी उन्हें पूरी जानकारी है कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी के आपने मुझे अवसर दिया इस विषय पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि एमपीपीएससी पे चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी कोई व्यक्ति डिग्री करता है, सोचता है कि मैं कुछ करूंगा या समाज की सेवा करूंगा, तो मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा है जिसको लेकर के लोग तैयारी करते हैं। ज़रा ये बताइए, हम बार बार अखबारों में भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, फेसबुक पर भी, आस पड़ोस में 2019 की पीएससी में ये हो गया, फिर वापस से ये हो गया, 2020 में ये हो गया, लेकिन सुनने को नहीं मिला, तो अब तक ये नहीं मिला कि 2019 की पीएससी पूरी हो गई। देखिए, एमपीपीएससी 2019 की जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक कहानी है कि 4 साल बीत चुके हैं। 2018 में अंतिम बार एमपीपीएससी फाइनल संपन्न हुई थी, नियुक्तियां हुई थी, और 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। 5 साल होने वाले हैं, 18 के बाद 23 लगने वाला है और फिर से चुनाव होने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पीएससी फिर भी क्लियर नहीं हो पाएगी। एमपीपीएससी 2019 का एक मामला है जिसमें काफ़ी कानूनी दांवपेच के कारण वो फंसी हुई है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमपीपीएससी 2019 का नोटिफिकेशन आता है 14 नवंबर 2019 को। तारीख भी आपको याद? जी, तारीखें तो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब तो सपनों में भी वो तारीखें याद आती हैं। और 12 जनवरी 2020 को ये परीक्षा आयोजित हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा। और कल राष्ट्रीय युवा दिवस था, 12 जनवरी 2023 थी। कहने का आशा है 3 वर्ष पूरे हो गए, तीसरी वर्षगांठ मना रहे हैं हम एमपीपीएससी की, लेकिन अभी तक प्रारंभिक परीक्षा का कानूनन तरीके से 2015 के नियम के अनुसार 100% पर प्री का परिणाम तक नहीं आ पाया। और प्री परीक्षा हुए 3 साल बीत चुके हैं एमपीपीएससी के। जब 12 जनवरी को ये परीक्षा हो जाती है, उसके बाद तत्कालिक मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सर्विस रूल 2015 में संशोधन किया और 17 फरवरी 2020 को वो नियम जारी किए, और उन्होंने उन नियमों को 2019 की परीक्षा में भी लागू कर दिया। यही दांवपेच फंस गया कि जब नोटिफिकेशन निकला था तो नोटिफिकेशन निकला था कि सिविल सर्विस रूल्स 2015 के अनुसार ये परीक्षा करवाई जाए। सरकार ने नया नियम लाया और उस नियम के तहत उस परीक्षा का 2019 का रिजल्ट निकाल दिया। नियम थे उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था। एक तो उसमें था कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4D जो सेक्शन है उसमें परिवर्तन कर दिया था। उसमें क्या था कि SC ST OBC कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, तो यदि वो बच्चे प्रतिभावान छात्र होते हैं, मेरिटोरियस, यानी कि उनके नंबर जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा आते हैं, तो उनको अनरिजर्व में स्थान मिलना चाहिए।
ये रिजर्वेशन का नियम के अनुसार होना चाहिए। नए नियम जो 17 फरवरी को आए उसमें प्रावधान कर दिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि आप अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे, अनरिजर्व की कैटेगरी में आप नहीं जा सकते हैं। तो ये जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का माइग्रेशन होना था वो नहीं हुआ, उसको हमने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चैलेंज किया। जब उसकी मुख्य परीक्षा होने लगी तो हमने माननीय आयोग से आग्रह किया कि एक कोर्ट में मामला लंबित है, नियम गलत है, आप परीक्षा मत कराइए। लेकिन लोक सेवा आयोग ने और सरकार ने, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इसमें तानाशाही सरकार, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जो लोकतंत्र में सबकी बातों को सुने और समझे और उस पर चिंतन करे। लेकिन यहाँ चिंतन नाम की चीज़ तो खत्म हो चुकी है। आप विरोध करोगे तो आपको कहो देश से बाहर निकालने की बात ना कर दी जाए। तो जब हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, सभी से कहा कि ये परीक्षा अभी स्थगित कर दी जाए, मुख्य परीक्षा 2019 को, जब तक हाईकोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक, जैसी निर्णय आएगा उसके बाद आप करवा लेना। लेकिन इन्होंने परीक्षा 21 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 के बीच करा ली। हम लगातार विरोध मुख्य परीक्षा के पहले करते रहे। हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गए, फिर हम अंत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी गए और वहाँ आदरणीय विवेक तनखा साहब हमारे, जिन्होंने हमारे केस को लड़ा, वहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आदरणीय विभोर खंडेलवाल साहब ने केस को लड़ा। और वहाँ पहुँचते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी जजमेंट नहीं आया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, हम उनको आदेशित करते हैं कि वो जल्दी से मामले को निपटाएं। इन्होंने उस नियम पे परीक्षा करा ली, सुनवाई चलती रही कोर्ट में, और फाइनली 7 अप्रैल 2022 का दिन आता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच, जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस डी वंसल की बेंच ने एक फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि जो MPPSC 2019 के प्री का परिणाम में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो असंवैधानिक है, क्योंकि 17 फरवरी 2020 के जो रूल्स थे वो असंवैधानिक हैं। वो असंवैधानिक कैसे, ये विषय काफ़ी विस्तृत है कि इंदिरा साहनी जो 1992 में केस था आरक्षण से रिलेटेड, तो उसका हवाला देते हुए कोर्ट में वकीलों ने कहा कि भाई ये गलत है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अनरिजर्व में माइग्रेशन होना चाहिए, और कोर्ट ने समझा और उन्होंने कहा कि गलत हो गया। अब यहाँ से हमारी लड़ाई शुरू होती है कि हम छात्र थे, हम कोर्ट में गए कि आप गलत प्रक्रिया पर रोक दीजिए। कोर्ट ने कहा, जनवरी 2021 में कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दी। MPPSC जाती है कि आप स्टे हटा दीजिए, कोर्ट स्टे हटा देता है। MPPSC जब स्टे हटवाती है तो कोर्ट कहता है कि सारी परीक्षा की प्रक्रिया जो होगी वो कोर्ट में लंबित याचिका के अधीन रहेगी, यानी कि जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार फिर आगे की प्रक्रिया होगी। अब 7 अप्रैल को जजमेंट आया हम लोगों के फेवर में, ठीक है। तो जब हमारे फेवर में आया है तो वो परीक्षा, चूंकि जो अल्ट्रा वायरस अनाउंस कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो जैसे ये चीज़ है, अगर इसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया है तो इसके ऊपर अगर ये खड़ी है तो ये स्वतः ही असंवैधानिक हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें ये जब गलत हो गई तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यही हमारी मांग है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो रिजल्ट जारी किया गया है, जब वही गलत है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो उसके आधार पर जो मुख्य परीक्षा करवा ली गई थी वो स्वतः ही संवैधानिक हो जाती है। तो उसको समाप्त करके हमारी मांग है कि प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परिणाम माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुसार 2015 के नियम के अनुसार जारी किया जाए, और यदि 2015 के नियम के अनुसार जारी किया जाए, साथ ही साथ 100% पर किया जाए जो नियम उस समय पे थे, और उसके बाद प्री के परिणाम के बाद सबकी मुख्य परीक्षा कराई जाए। जैसा कि आप 100% की बात कर रहे हैं, तो क्या इस 100% से ऊपर भी कोई चीज़ निकल गई है क्या? देखिए, अभी तक चूंकि मैं 12th क्लास तक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो साइंस में अभी तक हमने पढ़ा था कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अभी आपने चर्चा में सुना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 87-13% का फॉर्मूला एक निकाला है, ठीक है। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो 113% होता है। उस पर रिजल्ट जारी किया जाए, उस पर रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है। काफ़ी परीक्षाओं के रिजल्ट उस फॉर्मूले पे लागू भी कर दिए गए हैं। लेकिन न्यूटन और आइंस्टीन भी ऊपर से सोचने पे मजबूर हैं कि 100% से ज़्यादा कोई चीज़ होती नहीं थी, यहाँ 113% कैसे हो गई। तो जो भी दर्शक हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, जैसा कि आकाश जी ने कहा कि 100% से ऊपर है। अगर मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री भी देख रहा हो या विपक्ष का कोई भी मंत्री नेता देख रहा हो, जैसे थोड़ी बहुत भी जानकारी MPPSC की रही हो राजनीति से पहले, या जिसने खुद परीक्षा दी हो कभी, तो हमें लगता है कि उनको प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी बुलाना चाहिए था कि
कितने महान अधिकारी जो है एमपीपीएससी में बैठे हुए हैं, 100% से ऊपर जो है वो रिजल्ट दे रहे हैं। जी आगे बताइए। देखिए, एक्चुअली में क्या है, मध्य प्रदेश में जितनी भी विसंगतियां आ रही हैं उसका सबसे प्रमुख कारण है ओबीसी रिजर्वेशन केस। ठीक है, तो ओबीसी रिजर्वेशन तत्कालिक पूर्व में जो सरकार थी उसने 27% कर दिया है। चूँकि उसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका नंबर 5901 के तहत उसको चैलेंज किया गया। 4 साल हो गए हैं, अभी तक कोई भी जजमेंट उसका नहीं आया है। अब क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा के रखी है 27% पे। क्यों लगा के रखी है? क्योंकि वो 50% की सीमा जो है उसकी सीलिंग को क्रॉस करता है, उसको ब्रीच करता है, और जब उसको तोड़ता है तो वो कोर्ट, चूंकि इसमें भी इंदिरा साहनी केस का हवाला फिर से मैं दूंगा जिसमें कहा गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब चूंकि 4 साल से लंबित था, वहाँ पे सरकार के वकील जब पहुँचते थे तो सरकार के वकील कहते थे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी है, अभी उसका मामले का क्लियर नहीं हुआ है, उससे भी 50% की सीमा टूट रही है, सारी चीज़ें। तो 8 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस पे ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तारीख शायद आगे पीछे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस जो है आर्थिक आधार पे जारी रहेगा। 5 जजेस की बेंच थी, 4 जजों ने उसमें मत दिया है कि वो आर्थिक आधार पे कोई भी गरीब हो सकता है और उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। साथ में एक सबसे बड़ी बात कही गई उसमें, ये ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इससे ये पता चलना था कि क्या 50% की सीमा क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि 10% बढ़ने के बाद में 60% हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा साथ में कि 10% तो ये अलग से है, जो कि 50% अनरिजर्व कैटेगरी का जो था उसमें से दिया जा रहा है। तो 50% की सीमा जारी रहेगी। जातिगत आरक्षण जो है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। तो इससे क्लियर हो गया कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब केंद्र में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या समस्या है, उसके पीछे कुछ कारण है कि मध्य प्रदेश में एससी कैटेगरी को 15% यानी 16% आरक्षण का प्रावधान है, एसटी कैटेगरी को 21% आरक्षण का प्रावधान है, और ओबीसी कैटेगरी को 14% का वर्तमान में था। जैसे अभी तो 27 हो गया, लेकिन पूर्व की बात करें तो 14 था। तो इन सबको मिला के लगभग 49.5% कुछ आरक्षण हो रहा है। तो अब 27 जब कर दिया तो ये 50% की सीमा क्रॉस कर रहा है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैसे कोई भी जजमेंट दे सकता है? हालांकि इस मामले पे भी जब फाइनल 2022 में हियरिंग होने लगी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और हमको ये लगने लगा कि अब जजमेंट आने वाला है, तो सरकार ने क्या खेला, एक दांव खेला। सरकार के जो वकील थे उन्होंने एक पेज खेला वहां पे कि कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं ओबीसी रिजर्वेशन के, इसलिए इसको अभी रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई अगर वो मामले लंबित हैं तो या तो फिर उनको विड्रॉ कीजिए वहाँ पे या फिर सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू कीजिए। तो वो मामला जो है राजनीतिक कारणों से, मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर मंशा स्पष्ट होती तो जजमेंट आ जाता अभी तक और परीक्षा प्रक्रिया अच्छे से होती, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसको साधा जा रहा है। राजनीतिक कारण में क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, उसको ध्यान में रख के कुछ कर रही सरकार? देखिए, चुनाव जो होती है किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन होती है ना, ठीक उनके लिए चुनाव ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब जब सरकार के सामने कोर्ट ने कह दिया कि आप 14% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर जारी कर दिया उन्होंने कहा आप 14% के साथ परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। ठीक है, और उसके बाद यदि जो भी जजमेंट आता है वो भविष्य में लागू हो जाएगा, लेकिन सरकार उसको नहीं कर रही है। सरकार ने, चूंकि उसमें एक बहुत बड़ा कारण वोट बैंक का हो सकता है। ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं है कि किसी वर्ग को कितना आरक्षण दिया जा रहा है, हम तो बस ये चाहते हैं कि नियमित, वैधानिक, संवैधानिक तरीके से हो, जो भी चीज़ हो। नुकसान तो सबका हो रहा है ना, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है तो समय उसका निकल रहा है। जी, सभी का नुकसान हो रहा है उसमें। और कहीं ना कहीं सरकार, देखा जाए तो सरकार ये भी सोच रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग की है, तो कहीं ना कहीं हमको वोट बैंक का नुकसान ना हो, और इसलिए उन्होंने क्या किया है कि उसको 27% को ख़त्म भी नहीं कर रहे हैं, वो इंटरिम ऑर्डर को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि भाई एक ऐसा फॉर्मूला निकालो कि जिससे हमारा वोट बैंक का भी नुकसान ना हो और हमारी परीक्षाएं भी हों। एक किसी ने कहा है कि एक बादशाह कहते हैं कि बादशाह जो होते हैं वो कहते हैं कि लगा के आग शहर को, एक बादशाह ने कहा कि उठा है मन में सुर तमाशे का बहुत, सारे साफरस्त सर झुकाकर बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बाकी हैं।
कहने का आशय है कि बीच का माध्यम निकालना था, लेकिन क्या किया गया यहाँ पे, माध्यम को बदलते हुए एक राजनीतिक माध्यम निकाला गया कि वोट बैंक प्रभावित ना हो और परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़े। पर समस्या यहाँ ये है कि भारत में विधि का शासन चलता है, कानून का शासन, और कोई भी चीज़ कानून के अनुसार होनी चाहिए। 87-13% फॉर्मूला जो है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं ही कह रहा हूँ इस बात को, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व में रहे हैं डिप्टी एडवोकेट जनरल, उनका इस पे स्टेटमेंट आया है। एडवोकेट विभोर खंडेलवाल सर का इस पे स्टेटमेंट आया है, और हम भी जानते हैं। और उन्होंने कहा है कि 87-13% फॉर्मूला जो है वो असंवैधानिक है, अवैधानिक है। उस फॉर्मूले को आप लागू नहीं कर सकते। जब उस फॉर्मूले से रिजल्ट निकाला तो वो रिजल्ट में विसंगतियां आ गई। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला गलत है। क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कोई अधिनियम पारित करके वो चीज़ शामिल की थी कि ऐसा ऐसा कुछ किया जा सकता है? सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया, आपने उसको लागू कर दिया। आकाश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2019 और अभी 2023 की शुरुआत हो चुकी है, हाथ में नियुक्ति मतलब किसी के नहीं आई है। देखिए 2019 से 2023 तक, ठीक है, एक सिंगल एमपीपीएससी की सिविल सर्विस भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, 2019 की परीक्षा का मैंने आपको बताया, अभी तक प्री का परिणाम सही से नहीं आया 100% पे। 2020 की परीक्षा प्री हो गई, मुख्य परीक्षा अप्रैल 2022 में हुई, 24 अप्रैल से 29 अप्रैल 2022। अभी तक उसके 9 माह बीत चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद से अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 2021 का प्री का परिणाम आ गया है, लेकिन मुख्य परीक्षा भी प्रस्तावित है। 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, और उसकी परीक्षा 21 मई को प्रस्तावित है। लेकिन ये कैलेंडर हैं जो कि लगातार बदल रहे हैं, तिथियां लगातार बदल रही हैं, लेकिन नियुक्तियां किसी को भी एक सिंगल नहीं मिली हैं अभी तक। जैसा कि नियुक्ति किसी को नहीं मिली 2019 के बाद, लास्ट टाइम 2018 में मिली थी। तो आप चूंकि जुड़े हुए हैं, परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, अधिकारियों से भी मिलते होंगे, तो अधिकारी का फिर दिन भर काम क्या रहता होगा, इसको ज़रा बता सकते हैं? मतलब दिन भर क्या काम रहता होगा, फिर इसके अलावा क्या करते होंगे ऑफिस में जाके? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है कि शासन के साथ मिलकर सहयोग करें और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। और लोक कल्याण से आशा है कि राज्य के लोगों के अधिकतम कल्याण कैसे किया जा सके, इस हेतु हम योजनाएं बनाएं, सारी चीज़ें बनाएं। लेकिन चूँकि प्रशासन एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत मजबूत चीज़ होती है सरकार के लिए, और उनको यहाँ पे ये सलाह देनी चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को कि माननीय हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है 14% ओबीसी आरक्षण का, आप 14% के साथ में परीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, और उसके बाद में जो भी भविष्य में जजमेंट आएगा वो उस समय लागू हो जाएगा। पर ये नहीं किया जा रहा है। नहीं, तो जैसा कि आप कह रहे हैं, कल्याण जो है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो अधिकारी का काम है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का कमरा है ना, इसमें कितने लोग, 2-3 लोग जो है मिलके पढ़ाई करते होंगे। तो कैसा कल्याण है? आप, मुझे लग रहा है कि कई साल 2019 से अगर कोई तैयारी कर रहा होगा, 2023 माता पिता से वो ले रहा होगा, कुछ कोचिंग पढ़ा रहे होंगे खुद की दम पर, है ना, ऑनलाइन से कर रहा होगा, थोड़ा बहुत कर रहा होगा। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि अधिकारी कल्याण नहीं कर रहे, बल्कि अकल्याण हो रहा है। तो देखिए, वही बात है कि इस देश में जो है, गरीब जो है, गरीब को हमेशा कुचला जाता है। अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। आपको मैं बता दूं, शासकीय नौकरियों की तैयारियां कौन करता है? एक मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग के अलावा निम्न वर्ग, मजदूर के बच्चे, किसानों के बच्चे, सामान्य परिवार से जो आते हैं वो तैयारी करते हैं। जिन पे अच्छा खासा पैसा है वो व्यवसाय करते हैं। अब जब व्यक्ति बाहर निकल के आता है, तैयारी करता है, तो वो एक अपना निश्चित बजट बना के चलता है कि हम 2 साल तैयारी करेंगे, कोचिंग में इतनी फीस देंगे, इतना हमारा 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा होगा, और हम 2 साल की तैयारी में सिलेक्शन लेंगे। जब वो आता है तो उसको पता चलता है कि आज उसके 4 साल बीत गए हैं, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है। कोई सक्षम होता है तो वो तो खुद से घर से कर लेता है, कोई ज़मीन बेच के आया है, कोई उधार लेके आया है, कोई ब्याज पर लेके आया है। तो ये स्थितियां हैं। जैसा कि आपने बताया, इस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी हो गए। आम परिवारों में एक और चीज़ होती है कि 4 साल एक लंबा वक्त होता है, और एमपीपीएससी की तैयारी अगर हम देखें तो जब तक 12th करता है, डिग्री करता है, तब वो समझदार होता है कि अब मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा, ये करूंगा। शादी की उम्र भी आ जाती है, तो पूछते ही होंगे लड़की वाले, भाई लड़का क्या कर रहा है? बोले प्री में सेलेक्ट हो गया, मेंस की दे रहा है, या मेंस में हो गया तो बस इंटरव्यू होने ही वाला है। और इसी पर ये एक कड़वी सच्चाई है, इसी पर दहेज चलता ही है, बंद तो हो नहीं गया हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में और भी राज्यों में।
है ना, वो भी डिसाइड होता है। फिर परीक्षा कैंसिल हो गई, तो इस पर ज़रा बताएं, आपके मित्र होंगे, है ना, कई लड़कियां होंगी, उनकी भी समस्या आती होगी शादी को लेकर के, विशेष रूप से उम्र हो जाती है और पीएससी में चयन ना हो तो फिर शादी में भी दिक्कत हो जाती है। देखिए, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात बहुत कम है, ठीक है। और यदि हम व्यक्तिगत बात करें, हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चंबल संभाग से, सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है ना, वो हमारे भिंड डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो समस्याएं तो रहती हैं शादी विवाह को लेके, आदमी तैयारी करता है कि हम एक खुशहाली जीवन जिएंगे, लेकिन जब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो कई समस्याएं आती हैं इन चीज़ों को लेके। अभी हाल ही में एक भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध नेता हैं शरद पवार जी, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हस्ती है, और उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया लेटेस्ट इसमें। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की ये स्थिति है कि लोगों के शादी विवाह नहीं हो रहा है, बेरोजगारों के, वो फिर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार, जब उसको सही समय पे सही चीज़ नहीं मिलती है तो वो गलत दिशा पकड़ लेता है, और गलत दिशा जब वो पकड़ लेता है, ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। कोई क्राइम में चला जाता है, कोई किसी चीज़ में चला जाता है, अपराध में लिप्त हो जाता है। ये हम सब समाज बना रहे हैं, असभ्य समाज बना रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, तो ये बात शरद पवार जी ने कही, लेकिन लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में जो मामा जी हैं वो भांजों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे? क्योंकि बीच बीच में मोटिवेशनल भी वो बोलते रहते हैं, तो उससे लगता है कि भांजे एक सही दिशा में बिल्कुल निरंतर चलते रहेंगे। मामा जी के बारे में मैं क्या कहूँ कि ठीक है, बहुत लोकप्रिय नेता वो मध्य प्रदेश के रहे हैं, और एक समय पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और इसी कारण मध्य प्रदेश के बच्चे जो हैं वो संबोधित उनको मामा किस नाम से करते हैं। वो स्वयं कहते हैं, अभी लेटेस्ट एनआरआई सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब तो मैं मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व का मामा हूँ। तो मेरा लेकिन कुछ सवाल हैं। वर्तमान में उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है, लोग मामा कहना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भांजे अपना अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो मामा लाठियाँ भी बजाते हैं। तो मामा ये कैसा काम कर सकते हैं? आपके भांजे हैं, आपसे मांग करने आए हैं, 4 साल से मध्य प्रदेश में कोई भर्ती नहीं निकाली, चुनावी वर्ष आ गया तो आप दन दनादन भर्तियां निकाल रहे हैं। हालांकि उसमें भी पूरी भर्तियां नहीं निकाली हैं आपने, सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं निकाली आपने। जिन विभागों में आप भर्तियां निकाल रहे हैं वो बहुत कम कम निकाल रहे हैं। अभी जेल उसका निकाला उन्होंने, ठीक है, जेलर का मात्र 33 जगह निकाली हैं, और जब हम आंदोलन करने जाते हैं तो उन पर लठ चलवाए जाते हैं। तो फिर हम कैसे मामा का भी लठ मार सकते हैं? मामा भांजे का संबंध बहुत पवित्र संबंध होता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? लठ। तो आपको लग रहा है कि मामा भांजे के संबंध को वो लठ पड़वा के अपवित्र कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ की सभ्यता जो है, हमारे यहाँ की संस्कृति है, और हमारी संस्कृति में मामा भांजे का संबंध बहुत पवित्र होता है, और मामा कभी भी इस तरह के कदम नहीं उठाते हैं। अगर वो अपने आप को मामा कहते हैं तो उनको सुनना चाहिए, उनको भांजों से बात करना चाहिए, जिसका भी आपने जिक्र किया महिलाओं की, लड़कियों की। हमारे समाज में महिलाओं को लेकर स्थिति बहुत अच्छी अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। अब चूंकि समय बदल रहा है, लड़कियां जो हैं तैयारी करने के लिए आई थीं, उन्होंने 2019 में जब बैग उठाया निकली तो घर वालों ने कहा कि हमारे पास सिर्फ इतने पैसे हैं। तो उन्होंने कहा हमको 2 ही साल का दे दो, आप जो दहेज का लिए पैसा आप जोड़ रहे हैं शादी के लिए वो मत दो, दहेज का पैसा हमको पढ़ाने में दे दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक लड़की की कहानी है, मैं नाम नहीं बता सकता यहाँ पे, जिसने मुझसे कहानी शेयर की कि भैया हमारी सब यहाँ पे हम इंदौर के लिए निकले तो हमारे दहेज के लिए पापा ने पैसे एकत्रित किए थे, हमने 2 साल का समय लिया था, आज दहेज के पैसे ख़त्म हो चुके हैं, 4 साल बीतने वाले हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, घर वाले हमको बुला रहे हैं, मैं क्या मुंह लेकर पापा के सामने जाऊंगी? अब तो दहेज के पैसे भी ख़त्म हो गए। लड़कियों के साथ समस्या है, 2 साल का समय लेके आई थी, 4 साल बीत गए हैं। समाज में वो सवाल करता है समाज कि आपकी लड़की बड़ी हो रही है, शादी कब करोगे? आपकी लड़की बड़े शहर में रह रही है, पता नहीं कैसा वातावरण होगा, क्या होगा। लड़की निकली थी एक, जब लड़की क्या होती है, महिला जब आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो सामाजिक राजनीतिक रूप से स्वतः ही मजबूत हो जाती है। आर्थिक से आशा है, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रही हो, चाहे वो शासकीय नौकरी कर रही हो, जब वो मजबूत होती है तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, समाज के लोग सम्मान देते हैं। लड़का भी हो तो अगर उसे नौकरी मिलेगी तो उसका भी एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़कों के साथ समस्या नहीं है, लड़कों के साथ में भी समस्या है, पर जब हम तुलना करते हैं लड़के और लड़की की तो लड़के के साथ 19 समस्या हैं तो लड़की के साथ 20 हैं। एक सामाजिक परिवेश है,
हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो आज भी जाति, धर्म और इन सब में फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं की स्थिति बराबर से है, उनके साथ गंभीर समस्याएं हैं। आप एक बात बताइए, 2019 के केस की एक आपको स्टोरी और शेयर करता हूं कि 2019 के संबंध में 7 अप्रैल को जब जजमेंट आ गया तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 6 माह तक इसमें वैधिक सलाह ली, कानूनी सलाह ली कि हमको क्या करना चाहिए, नए बच्चों का एडिशनल कराना चाहिए या सबकी मुख्य परीक्षा करानी चाहिए। सरकार से सलाह ली, सामान्य प्रशासन मंत्रालय से सलाह ली, कानूनी जो वकील हैं उनकी उसकी टीम से सलाह ली और 6 माह के पश्चात निर्णय लेते हैं। 10 अक्टूबर 2022 को रिजल्ट जारी करते 2019 का 13,176 लगभग में बच्चों को ये पास करते हैं और कहते हैं सबकी मुख्य परीक्षा कराएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये कहते हैं कि इतने तारीख से फॉर्म डालेंगे, 14 तारीख से। उसके बाद में फिर ये कहते हैं कि 6 फरवरी से परीक्षा होगी। जो लोग थे 2019 में बच्चे जो उत्तीर्ण हुए, कोई चूंकि बीच में लंबा समय हो गया था, किसी ने नौकरी ज्वाइन कर ली थी कहीं ना कहीं प्राइवेट, कोई 8,000 की कर रहा, कोई 10,000 की, कोई 12,000 की, कोई घर चले गए थे जिनके पास पैसा नहीं था, खेती किसानी करने लगे थे, वो बच्चे अब वापस इंदौर आए या ग्वालियर आए, बड़े बड़े शहरों में पहुंचे तैयारी करने के लिए कि हमारी मुख्य परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हो रही है। कई ऐसे छात्र हैं जिनसे मैं मिला हूँ, बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि भैया हम 25,000 रुपये उधार लेके आए थे ब्याज पर कि हम 3 महीना इंदौर में रहेंगे, 7-7 हज़ार रुपये महीने का, 8-8 के हज़ार के हिसाब से खर्चा होगा और 3 महीने में मुख्य परीक्षा देंगे, पास हो जाएंगे तो हम उनका कर्जा लौटा देंगे। अब इसको लेकर जैसे कि जो बच्चे मुख्य परीक्षा में चयनित हो गए थे, तो मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है जो चयनित हुए थे। हमारा कहने का आशा है वो गलत नियमों पर चयनित हुए हैं और सही नियमों पर परीक्षा होनी चाहिए। चूँकि वो इंटरव्यू के लिए चयनित हुए मुख्य परीक्षा में पास करके, वो लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में सिंगल बेंच का जजमेंट आया 13 दिसंबर 2022 को। वो जजमेंट आया, मैं जजमेंट का सम्मान करता हूँ, माननीय न्यायालय जो भी कहता है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस जजमेंट से। उस जजमेंट में कहा गया है कि आप अतिरिक्त जो बच्चे नए आए हैं 2721 उनकी मुख्य परीक्षा कराइए, फिर पुराने जो बच्चे हैं 1918 उनका मर्ज करके एक रिजल्ट बनाइए, उसके बाद में आप आगे बढ़ाइए। तो इससे क्या कर दिया, और लोक सेवा आयोग ने अभी 10 जनवरी को एक आदेश जारी, विज्ञप्ति जारी की और उसमें उन्होंने अतिरिक्त परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया कि कुछ ही बच्चों की कराएंगे। अब जो बच्चे आ गए थे यहाँ पे उनका क्या होगा, 13,000 का। अब आप कह रहे हैं कि हम केवल वो 2721 बच्चों की परीक्षा कराएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जो कुछ भी होता हम कोर्ट में लड़ते। आपने जब 10 अक्टूबर का रिजल्ट जारी किया, आपने 6 महीने तक सलाह ली थी कानूनी, तो जब आपको कानूनी सलाह में कहा गया था कि सबकी मुख्य परीक्षा कराओ, तो आपने वो पॉइंट्स कोर्ट में क्यों नहीं रखे? आपको बताना चाहिए था कि हमने विधिक सलाह ली है, सारी चीजें हैं, ये कारण हैं, निम्न कारणों से सबकी परीक्षा नहीं बताए गए। वो कारण सही से नहीं रख पाए, इसीलिए तो जजमेंट सही से नहीं आ पाया। मतलब अगर वो रखते कि हमको एडिशनल कराने में ये समस्या है और मुख्य परीक्षा इसलिए होनी चाहिए, पहला कारण मैं आपको बता देता हूँ अगर उन्होंने नहीं बताए। सबसे पहला कारण कि कोई भी एक परीक्षा होती है, कोई एक भर्ती है तो उसकी एक ही परीक्षा हो सकती है, अलग अलग क्वेश्चन लेवल, अलग अलग परीक्षा नहीं हो सकती हैं। ठीक है, कि एक परीक्षा का प्रश्न लेवल 100 क्वेश्चन ये हैं, दूसरी परीक्षा के अलग हैं। एक में आप पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, एक में आप पूछ रहे हैं कि भाई पेरू की राजधानी कहाँ है, दोनों में अंतर हो गया ना क्वेश्चन लेवल। तो एक भर्ती की 2 अलग अलग परीक्षा नहीं हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको बताना चाहिए था कि जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पूरी परीक्षा जो होगी वो परीक्षा प्रक्रिया कोर्ट की याचिका के अधीन रहेगी। तो चूंकि वो जजमेंट आया, उसमें कहा गया ये पूरे नियम जो हैं वो असंवैधानिक हैं, इसलिए हमको दोबारा सबकी करानी पड़ रही है। चूंकि वो असंवैधानिक घोषित कर दिया तो मुख्य परीक्षा स्वतः ही असंवैधानिक हो जाती है। तो ये कारण वहाँ पे नहीं बताया गया। तीसरा वहाँ पे कारण बताना चाहिए था इनको कि चूंकि 17 फरवरी 2020 के जो नियम थे उनको कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने उनको रद्द कर दिया उन नियमों को, और वर्तमान में उन्होंने सितंबर 2021 में नए नियम जारी किए हैं। चूंकि कोर्ट ने कहा है कि 2015 के नियम के अनुसार 2019 परीक्षा कराई जाए, तो इसलिए हमको असुविधा हो रही है। इसलिए हम 2015 के नियम के अनुसार सबकी मुख्य परीक्षा ही करा सकते हैं, क्योंकि वो नियम ही नहीं रहे तो फिर आप वो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कैसे रह सकता है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं इसमें कि क्यों मुख्य परीक्षा सबकी होनी चाहिए। तो ये कारण मैंने बताया आपको जो कोर्ट में रखना चाहिए था। यदि आपने नहीं भी रख पाए कोई बात नहीं,
कोर्ट में और भी ऑप्शन खुले होते हैं कि आपके पक्ष में निर्णय नहीं आया। मैं कुछ पॉइंट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ वो कोर्ट में ही रखे जाएं, उनको हम यहाँ पे नहीं निकालना चाहते हैं। आपसे समझना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने कहा कि उन बच्चों को छोड़ करके सबकी मुख्य परीक्षा कराई जाए, अगर ये होता है तो आपको लगता है कि ये फिर से कैंसिल होगी? देखिए, अभी वर्तमान में यदि ये इस नियम के तहत जो सिंगल जजमेंट का आया है माननीय न्यायालय का, और उसके अनुसार यदि ये परीक्षा को कराते हैं तो निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि हमने याचिका लगा दी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। मेरे नाम से लगाई गई है। याचिका नंबर 870/2023 उसका क्रमांक है। और इसके अलावा हम कुछ और याचिकाएं लगा रहे हैं। हम संतुष्ट नहीं हैं उस जजमेंट से। तो भाई, भारतीय न्यायपालिका ने हमको और भारतीय संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम रिव्यू में जा सकते हैं, रिट अपील में जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, यहाँ पे सवाल ये है कि हम जा रहे हैं, हम बच्चे आपस में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं 4 साल से यहाँ पे। गलत नियम आप बनाओ, गलत नियमों पर जबरदस्ती परीक्षा आप कराओ, कोर्ट में उसको सही हम करवाएं, कोर्ट में हम लड़ें। आपने जब 10 अक्टूबर का निर्णय लिया कि सबकी मुख्य परीक्षा कराएंगे, तो निर्णय आपका था, हमारा नहीं था। आपको जाना चाहिए था ना कोर्ट में, आयोग को जाना चाहिए था कि आप रिव्यू पिटीशन में जाते कि ये मामला है, या आप रिट अपील में जाते कि ये मामला है। आप नहीं गए। अगर केस आप लोगों के अनुसार आता है जैसा कि आपने लगाया हुआ है, तो बाद में फिर ये पैसा आप लोगों को सरकार के द्वारा, किसी के द्वारा दिया जाएगा कि भाई आप जीत गए, आपका इतना खर्चा हुआ, आपको मिलेगा पैसा? यही दुर्भाग्य, चिंतनीय विषय है इस देश में कि किसी व्यक्ति को आप प्रताड़ित भी करते हैं, वो प्रताड़ित भी होता है, लेकिन उसका हर्जाना नहीं मिलता है। हम केस लड़ रहे हैं, लाखों रुपए जा रहे हैं वहाँ पे, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम जब 7 अप्रैल का जजमेंट जीता, क्या उसका किसी ने हमको मुआवजा दिया? सरकार ने? क्या हमने ज़बरदस्ती? क्या सरकार ने किसी पर जुर्माना लगाया संबंधित अधिकारियों पर जिन्होंने ये गलत नियमों पर परीक्षा करवाई? नहीं लगाया। फिर से वही चीज़ें हो रही हैं, गलत चीज़ों पर हम जा रहे हैं कोर्ट में, पैसा खर्च हो रहा है। यहाँ पर एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ, क्योंकि देश में क्या है, बुलडोजर का माहौल बहुत है और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि किसी ने भी गलत किया तो हम तुरंत सजा देंगे, जिससे खौफ पैदा होगा और खौफ के चलते जो है क्राइम कम होगा। तो आपको लगता है कि ऐसे अधिकारियों की वजह से जो छात्र भुगत रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के भी मकान या उन पर बुलडोजर चलवा के सरकार एक बढ़िया संदेश दे कि अगर आपने कुछ भी खामी की, छात्रों का अहित हुआ, भांजों का अहित हुआ, तो आपके घर पे भी बुलडोजर चल जाएगा? इससे एक अच्छा संदेश जाएगा फिर तो। देखिए, ये नीतिगत विषय है, सरकार का नीतिगत विषय है कि वो किन किन पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं या किन किन पर चलाना है उनको। इस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा मैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि चूँकि जो भी अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, आप भी किसी न किसी परीक्षा से चयनित होकर वहाँ पहुँचे हैं। या तो आप राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा से चयनित हुए हैं या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से। आप पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीज़ें। तो आप ऐसी विसंगतियों की चीज़ों को क्यों बनाते हो कि छात्रों का शोषण हो? क्या आप कभी इस बात की कल्पना करते हैं? आपको लगता है कि ये बनाते हैं या ऐसा तो नहीं कि ऊपर से बनवाते हैं? क्या हो सकता है इसमें? दोनों कारण हो सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि दूसरा कारण सबसे ज़्यादा है, बनवाया जाना। क्योंकि सरकार हर तरफ देखता है कि हमारा राजनीतिक लाभ नुकसान तो नहीं हो रहा है, नफ़ा नुकसान की चीज़ें यहाँ ज़्यादा देखी जाती हैं। ठीक है आकाश जी, संक्षिप्त में मैं और भी सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने आरक्षण की बात की, जो 100 से ऊपर जा रहा है, व्यापम भी अपने आप में एक संस्था है जिसका नाम बदल दिया गया है। क्या वहाँ पर भी इस प्रकार की आरक्षण को लेकर के समस्या चल रही है या वहाँ पे सब बढ़िया है? देखिए, MPPSC के संबंध में जब आरक्षण 27% दिया गया तो छात्रों की तरफ से इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। उस पर माननीय न्यायालय ने कहा है कि भाई 14% से ज़्यादा नहीं दे सकते। 16 फरवरी 2022 का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक अंतरिम आदेश है जिसमें कहा गया है कि आप 14% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर बेंच का भी एक आदेश है जिसमें कहा गया 14% से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो यहाँ तो नहीं दे पा रहे हैं। अब बात आती है व्यापम में, तो निश्चित तौर पर व्यापम की जितनी अभी भर्तियाँ निकल रही हैं उसमें सभी में 27% OBC आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई मध्य प्रदेश पुलिस की जिसमें 27% आरक्षण देकर नियुक्ति भी दे दी गई है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि उस मामले को लेकर कोई कोर्ट में गया ही नहीं। वहाँ की परीक्षा में 27% आरक्षण किसी ने कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, इसलिए वहाँ पे कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आई है। चूँकि यहाँ पे चैलेंज किया गया है इसलिए समस्या आ रही है। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमको आरक्षण से समस्या नहीं है, हमको समस्या है जजमेंट से कि आप जजमेंट जल्दी दीजिए।
बीच का रास्ता आप निकाल रहे हैं वो सही निकालिए, ना कि गलत नियमों पर निकालिए। आकाश जी, जैसा कि आपने चर्चा में बताया इतना लंबा वक्त हो गया है, तो क्या ऐसे भी छात्र होते हैं, चूंकि व्यक्ति बाहर से तैयारी करने आता है, छात्र तैयारी करने आता है तो अच्छे संस्थान में जाता है कि बढ़िया कोचिंग में मैं जो तैयारी करूंगा, और रिजल्ट किसी को फाइनली मिला नहीं है, नियुक्ति मिली नहीं है, लेकिन टीचर तो जानता होगा कि यार ये बच्चा जो है मेंस भी क्लियर कर लिया, प्री भी कर लिया, तो वहाँ तो नियुक्ति मिल नहीं पा रही है, उनको कोचिंग संस्थानों में नियुक्ति मिल गई हो कि आप यहाँ करो, वहाँ क्या करोगे, इतने साल लग रहे हैं, ऐसे भी कई छात्र होंगे। छात्र तो हैं, और जिन कोचिंग संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो शिक्षक पद की गरिमा थी, आज वो गरिमा बहुत कम होती जा रही है, वो सम्मान कम होता जा रहा है। कारण उसका? क्योंकि शिक्षक अब शिक्षक न रहकर व्यापारी हो गए हैं, और वो व्यापार चला रहे हैं। अभी मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ कि जैसे MPPSC 2019 का 10 अक्टूबर को निर्णय आया कि सबकी मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। बच्चे आते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, किसी कोचिंग में 5,000, किसी में 6,000, किसी में 7,000, 5,500 जमा कर देते हैं। बाद में फिर कोर्ट का निर्णय आ जाता है तो 2019 की सबकी स्थगित हो जाती है, कुछ ही बच्चों की होगी। तो जब वो बच्चे जाते हैं संस्थान में कि चूंकि हम एक बार पहले भी दे चुके हैं पुरानी मुख्य परीक्षा में आपको पैसा, अभी फिर से दिया है, आप हमारे पैसा लौटा दीजिए, वापस कर दीजिए, आपके जितने टेस्ट हो गए आप उतना पैसा निकाल लीजिए, जो भी आपका फोटोकॉपी का खर्चा हो गया है वो आप निकाल लीजिए, बाकी का आप वापस कर दीजिए। तो किसी भी संस्थान ने पैसे वापस नहीं करे, ये कह दिया कि ठीक है अभी नहीं हुआ, 2021 की परीक्षा में दे लेना, 22 की में दे लेना, 23 की में दे लेना। कब जब छात्र ने बोला कि हमारा अगर 24 तक नहीं हुआ तो बोले भविष्य में देते रहना, बच्चे तुम्हारे आ जाएं तो बच्चों को हम ज्वाइनिंग दे देंगे। हाँ, ये कहा है कोचिंगों ने। तो आप मुझे बताइए कि जो इथिक्स एक विषय जो है MPPSC में चौथा पेपर होता है, तो वो जोड़ा इसीलिए गया था ताकि लोगों के अंदर ईमानदारी आए, सत्यनिष्ठा आए, ठीक है, और कर्तव्यनिष्ठ रहें वो लोग। अब जो शिक्षक हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि आपको ऐसा बनना है, आपको ऐसा लोक सेवक बनना है, सत्यनिष्ठा रहना है, चाहे जितना भी राजनीतिक दबाव बने फिर भी आपको सही काम करना है, सारी चीज़ें करना है, और वही शिक्षक जब खुद की बारी आती है तो वो सारी इथिक्स साइड में रख देते हैं, सारी नैतिक शिक्षा, मौलिकता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा सब साइड से हो जाती है उनकी, और वो क्या करते हैं, पैसा, व्यापार। इनमें से कोई ऐसा शिक्षक के कोचिंग वाले तो नहीं कि पैसा आ गया बोले मैं नहीं रखूंगा, मैं सोशल सर्विस कर दूंगा, भूखों को खाना खिला दूंगा, ठंड का मौसम है कंबल बांट दूंगा, ऐसा किसी ने किया क्या? अभी तक तो मुझे ऐसा कहीं पे भी नज़र नहीं आया कि कोई भी ऐसा है जो कि अगर मैं नहीं रख रहा हूँ पैसे, मैं तो इसके कंबल कि यदि छात्रों के पैसा 2019 की टेस्ट सीरीज के शेष रह गए, हमारे पास में 10 लाख है, हमारे पास 15 लाख हैं और ये हम गरीब की शिक्षा में दे दें, ऐसा अभी तक तो कोई आगे निकल के नहीं आया। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अगर उन तक खबर पहुँचती है और वो अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो हम स्वागत करेंगे उनका, माला पहनाएंगे हम उनको कि आप सोशल क्षेत्र में काम तो कर रहे हैं पैसा कमा कर, लेकिन ऐसा किसी ने अभी तक नहीं किया, अपने संस्थानों को बढ़ाने में लगे हैं, किसी को किसी की चिंता नहीं है। बच्चे आंदोलन करते हैं, बच्चे सड़कों पर आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, टेस्ट सीरीज शुरू, कोचिंग शुरू, नए नए बैच शुरू, अखबारों में ऐड, सारी चीज़ें होने लगती हैं। अपना धंधा चलना चाहिए। मतलब बच्चे, तो आपको लगता है बच्चे का दर्द शिक्षक समझता होगा कि 4 साल तक चयनित नहीं हो पा रहा? देखिए, बच्चों का दर्द जो है अगर वो समझ पाते सही तरीके से तो वो रियायत देते ना बच्चों को। 2 चीज़ें होती हैं, एक सहानुभूति, एक समानुभूति। सहानुभूति हो गई कि हम शिक्षक हैं, हमारी कोचिंग है और हमने बच्चे से कह दिया बहुत बुरा हुआ है, 2019 की तुम्हारी मेंस थी, अब चूंकि कोर्ट का निर्णय आ गया है और अब तुम परीक्षा नहीं दे पा रहे हो, पर कोई बात नहीं, आगे तैयारी कीजिए। ये तो हो गई सहानुभूति दिखा दी कि उसके पैसे भी हमने रख लिए और सहानुभूति दिखा दी उसको। अब आती है समानुभूति। समानुभूति में हम उस बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख के देखते हैं और हम महसूस करते हैं कि मेरे 5,500 रुपये जमा हैं और अब मैं मुख्य परीक्षा नहीं दे पा रहा हूँ और चूंकि मैं गरीब हूँ, अब मेरा पैसा फंसा हुआ है तो क्या होगा। तो हम जब महसूस करते हैं उसकी वेदना को, उसकी संवेदना को, उसके दर्द को, तो हमें लगता है कि इसके पैसे वापस करने समय उनके पास होगा नहीं, क्यों महसूस? हाँ, तो यहाँ जो कोचिंग वाले हैं इनके अंदर सहानुभूति तो हो सकती है पर समानुभूति नहीं, सिंपैथी है पर एम्पैथी नहीं है इनके अंदर। तो ये थे हमारे साथ MPPSC की तैयारी करने वाले छात्र आकाश पाठक, जो कि इंदौर रहते हैं। पूरी विस्तार से इन्होंने बताई कि क्या चल रहा है MPPSC में, क्यों 2019 से परीक्षाएं
पूरी नहीं हो पा रही है, हाथ में कुल मिलाकर के नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार, कोई भी मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी भी देख रहे हो, तो अपने आप से एक सवाल पूछें। उन्होंने कहा कि समानुभूति करके देखें कि अगर उनका लड़का जो विदेश में LLM करने गया था, उसकी जगह अगर PSC दे रहा होता और 5 साल में चयनित नहीं होता तो उन्हें कैसा लगता। हो सकता है कि उससे उन्हें दर्द समझ में आए, हालांकि इसके चांस कम है, क्योंकि वो ऐसा सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो राजनीति में मामा कोचिंग क्लासेस का आजकल प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उसमें व्यस्त होंगे। और मध्य प्रदेश के जो भी छात्र ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप भी अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के सामने लाएंगे, बस यही कार्य कर सकते हैं, बाकी तो सब सरकार के हाथ में है। और सरकार जो बार बार संदेश देती है क्राइम को कम करने के लिए, हमें लगता है कि सरकार को एक ऐसी व्यवस्था भी बनानी चाहिए कि अधिकारियों में भय व्याप्त हो। अगर समय पर परीक्षा नहीं हो पा रही तो उनका भी कुछ नुकसान करें, उन्हें लगे या तो तनख्वाह ना दें, उन्हें जब नियुक्ति हो जाए उसके बाद ही तनख्वाह दें उन अधिकारियों को जो पदों पर बैठे हुए हैं। क्योंकि जब जेब में माल है तो उन्हें किसी का ख्याल नहीं होगा, और जब जेब में माल नहीं होगा तो दिन रात उन्हें यही ख्याल होगा कि समय पर परीक्षा हो जानी चाहिए, तभी जेब में माल आएगा, वरना नहीं आएगा। हालांकि यह भी मुश्किल है, शिवराज सिंह चौहान जी नहीं करेंगे। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।